साथियों नमस्कार। मैं कलवश सिंह फिर एक बार उपस्थित हो गया हूँ। साथियों, जैसा कि आपको पता ही है कि 13 जून 2022 को जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ और एमडी महोदया के साथ बैठक हुई थी, उसकी जानकारी सबको थी। लेकिन उसमें क्या बातें हुई, क्या चर्चा हुई, क्या सब संविदा स्वास्थ्य संगठन कर्मचारी जो संघ था उसने क्या मांग पत्र रखा है, किसी को उसकी जानकारी नहीं थी। साथियों, आरटीआई के माध्यम से मैं वो जानकारी ले चुका हूँ और वही जानकारी अब आपको थोड़ा सा हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, आखिरी तक बने रहिएगा, ताकि इसके कुल 10 बिंदु हैं, उन 10 बिंदुओं पे हम चर्चा करते हैं। 60 में करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं खींचा जाएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी यदि स्पष्ट रूप से हम उसमें चलेंगे। तो साथियों, इसमें जो पहला बिंदु है, पहला बिंदु इनने लिखा है, आप स्क्रीन पे भी देखिए, हम स्क्रीन पे लगा रहे हैं। एनएचएम के समस्त संविदा कर्मचारी अधिकारियों को नियमित किया जाए। साथियों, यहां पे हम आपको बताना चाहेंगे कि ये मांग आप विभाग के साथ नहीं रख सकते हैं। ये मांग आपको विभागीय मंत्री और मुख्यमंत्री दो के पास रखी जा सकती है। यदि आप विभाग में रख रहे हैं तो शायद आपको कानून का ज्ञान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि किसी भी कर्मचारी को नियमितीकरण करना किसी भी विभाग के बस में नहीं है। ये सिर्फ सरकार कर सकती है, वो भी विधानसभा में बकायदा बिल लाके उसको पारित करके पूरी तरह से कानून बना के ही किसी भी संविदा कर्मचारी का नियमितीकरण किया जा सकता है। तो ये यहां पर रखना विभाग में एमडी महोदय के सामने किसी काम का नहीं है। साथियों, आगे हम चलते हैं। आगे दूसरे पॉइंट में लिखते हैं, एनएचएम के समस्त संविदा कर्मचारियों को अधिकारियों को सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक 5 जून 2018 की नीति की बात ये कर रहे हैं। हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम एक स्पष्ट बताते चलेंगे कि 90% फाइल का अनुमोदन प्राप्त होने तक, मतलब इनने भी टाल दिया कि अनुमोदन होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कब होगी हमसे उससे कोई मतलब नहीं है, तक एनएचएम के समस्त संविदा कर्मचारियों को नियमित पद के समकक्ष केडर के अनुसार बेसिक वेतनमान प्रदान करने की कृपा करें। बेसिक वेतन क्या होती है? क्या आपको पता है बेसिक वेतन क्या होती है? यदि पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सिर्फ बेसिक की बात करेंगे, आपके साथ तो वैसे सब कुछ छीना जा रहा है। आप जो वेतन पा रहे हैं बेसिक से कम आपकी नहीं है, आपको कोई वेतन भत्ता नहीं दिया जाता। लेकिन ये बेसिक कौन से वेतनमान का होगा? छठवें का होगा, सतवें का होगा, पांचवें का होगा, किसका होगा? उसका भी तो उल्लेख कर दीजिए कि वर्तमान में ये चल रहा है और इसी के बेसिक के साथ साथ समस्त भत्ते भी देना चाहिए। आप समस्त भत्ते क्यों भूल जाते हैं? सिर्फ बेसिक भर से काम थोड़ी होना। बेसिक से कोई 1000 2000 पीछे, कोई 4000 पीछे। आप बेसिक के साथ साथ सारे भत्ते की मांग रखनी चाहिए थी यहां, कि सारे भत्ते तो सबको, हर कर्मचारी को लगते हैं, रेगुलर को भी लगता है, मुझे भी लगता है, संविदा कर्मचारी को भी लगता है। तो वेतन भत्तों की बात आप क्यों नहीं कर रहे हैं? यहां पे महंगाई बढ़ती है तो क्या सिर्फ रेगुलर कर्मचारी के लिए बढ़ती है? आपके लिए नहीं बढ़ती है। आप किराए से रहते हैं तो गृह भाड़ा भत्ता क्या सिर्फ रेगुलर कर्मचारी को चाहिए? आपको नहीं चाहिए? तो साथियों, सैलरी तो जो मिल रही है एक मुश्त मिल रही, आप वेतन भत्ते की बात यहां पे करिए, जितने भी भत्ते मिलते हैं। साथियों, चलते हैं अगले पॉइंट पे। छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की भांति मध्य प्रदेश एनएचएम के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को ईपीएफ कटौता 15,000 के आधार मान के काटा जाए, चाहे वो किसी अधिकारी को इससे ज्यादा वेतन प्राप्त क्यों ना होता हो। छत्तीसगढ़ आप चले गए, आप मध्य प्रदेश में रहिए, क्योंकि हर प्रदेश का कर्मचारी का नियमावली जो होती है, भर्ती प्रक्रिया जो होती है अलग होती है, आरक्षण अलग होता है। आप सीधे छत्तीसगढ़ क्यों कूद रहे हैं? छत्तीसगढ़ की समस्या छत्तीसगढ़ की है, छत्तीसगढ़ की नियमावली छत्तीसगढ़ के लिए लागू होती है। छत्तीसगढ़ को आप यहां बुलाएंगे नहीं होगा, जो मध्य प्रदेश में है उसकी आप बात करिए। तो यहां पर मध्य प्रदेश में क्या है वो हम आपको बता रहे हैं, शायद इनको भी जानकारी इस चीज की नहीं है, इसलिए उसका उल्लेख नहीं कर रहे हैं। साथियों, 15,000 के ऊपर ईपीएफ किसी का नहीं काटा जा सकता, क्योंकि यह नियम ही है कि जिसकी सैलरी 15,000 तक है उन्हीं का ईपीएफ कटेगा। हाँ, कटने के बाद यदि सैलरी बढ़ जाती है तो वो 15,000 पर ही कटता रहेगा, बढ़ी हुई सैलरी पे ईपीएफ नहीं कटेगा।
लेकिन एनपीएस एक ऐसी व्यवस्था है जो कि 15,000 के ऊपर यदि सैलरी हो जाती है किसी भी कर्मचारी की, तो उसका भी एनपीएस काटा जाना चाहिए और उसका आदेश भी शासन दे चुकी है। आप उसकी कॉपी क्यों नहीं लगा रहे हैं, उसकी चर्चा आप क्यों नहीं कर रहे हैं कि शासन जब 15,000 के ऊपर एनपीएस काटने की बात कर रही है तो महोदय उसका नियमन पालन किया जाना चाहिए और उसकी कॉपी लगाइए आप। साथियों, यहां भी मांग का, हम ये नहीं कहते मांगे गलत हैं, लेकिन मांगे तरीके की होनी चाहिए, जो नियम है उसकी बात करना चाहिए। आप छत्तीसगढ़ चले गए, आपके मध्य प्रदेश में खुद ही ये नियम है कि 15,000 तक ईपीएफ और 15,000 के ऊपर किसी की सैलरी है तो एनपीएस काटा जाना चाहिए। उसका लेटर भी शासन बाकायदा जारी कर चुकी है, आप लोगों को मिल भी चुका होगा। साथियों, आगे चलते हैं। चौथा पॉइंट, एनएचएम के समस्त संविदा कर्मचारी अधिकारियों को स्वयं का और उनके परिवार का 7.5 लाख का स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी और 10 लाख का डेथ बीमा पॉलिसी और मृत्यु होने पर हिमाचल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की भांति अनुकंपा नियुक्ति। आप फिर हिमाचल प्रदेश चले गए। आप अपने यहां के नियमों में संशोधन कराने की बात करिए, और ये अनुकंपा नियुक्ति देना विभाग का काम नहीं है, ये नियमावली बनाना विभाग का काम नहीं है, ये भी सरकार का है कि संविदा कर्मचारी को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। आपको ध्यान होगा कि जब कोरोना काल चल रहा था उस समय मुख्यमंत्री महोदय ने बोला था और एक नियम बनाया था कि यदि कोरोना की ड्यूटी में कर्मचारी की ड्यूटी करते समय यदि मृत्यु हो जाती है तो वो संविदा कर्मचारियों की भी अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। इसमें आप एनएचएम के खुद ही आप डाटा उठा के देख लीजिए। तो ये अनुकंपा नियुक्ति कराना या उसका नियम बनाना जो है शासन का होता है, आप प्रशासन के पास बात कर रहे हैं। यहां पे फिर आप गलत तरीके से इस लेटर को पेश कर रहे हैं, इस पॉइंट को पेश कर रहे हैं। ऐसा नहीं, जो चीजें जहां से होनी है वहीं से होंगी और उसकी मांग भी वहीं रखी जानी चाहिए। आप इतनी लंबी मांग रख दिए हैं, लेकिन कौन कहां से रखनी है ये चीज स्पष्ट आप नहीं कर पा रहे हैं। आपको इस चीज की जानकारी नहीं है कि कौन सी मांग हमें कहां रखनी है, कौन सी विधानसभा और मंत्रिमंडल के पास जाएगी, कौन सी जानकारी विभाग के पास जाएगी, कौन सी मांग की पूर्ति कौन करेगा। अलग अलग, दोनों के क्राइटेरिया अलग अलग, दोनों का काम अलग अलग है। शासन और प्रशासन के दोनों के, शासन नियम बनाती है और प्रशासन उसी नियम को लागू करता है। साथियों, चलते हैं अगले पॉइंट पे। पांचवा पॉइंट आपका, आउटसोर्स और सपोर्ट स्टाफ कैडर वाइज सेवा समाप्ति, एमपीडब्ल्यू मलेरिया 100% एनएचएम में वापसी हो। ये सही है क्योंकि एनएचएम ने ही इनकी सेवाएं समाप्त की है। तो ये पांचवा पॉइंट जो है, आउटसोर्स है या तो जिनको छटनी की गई है किसी भी माध्यम से किया गया है, तो उनको वापसी कराना और वापसी करना, ये दोनों काम आपके इसी विभाग का है। तो ये पॉइंट आपका बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये शासन ना कर्मचारी को निष्कासित करती है और ना ही उसका पुनर्नियोजन करती है, ये विभाग का काम होता है। साथियों, अगला पॉइंट, छठा पॉइंट, इसमें कुछ खास दिख नहीं रहा है, आप देखिए पास से देखिए। इंक खत्म हो गई है एनएचएम की, या तो आरटीआई में देने से थोड़ा दिक्कत हो रही हो उन लोगों को, तो इससे तो कुछ दिख नहीं रहा तो स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आप अपने संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ को फोन करिए और उनसे कॉपी पूरी वायरल करवाइए ताकि सब पढ़ पाए अच्छे से कि आखिर इसमें लिखा क्या है। चलिए, सातवां पॉइंट में कुछ खास नहीं दिख रहा है। हम 8वें पॉइंट पे चलते हैं। समय संविदा कर्मचारियों अधिकारियों को इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आ रहे हैं, उनका टीडीएस नहीं काटा जाए। सरकारी कई कर्मचारियों को टीडीएस एवं ईपीएफ एक साथ काटा जा रहा है जो नियमानुसार सही नहीं है। तो आपको हम यहां पे बता दें, टीडीएस सबका कटता है, वो इनकम टैक्स पेई हो या ना हो। और एक चीज और यहां पे बहुत स्पष्ट करना चाहेंगे कि आप कर्मचारी नहीं हैं। झटका लगे तो कोई दो राय नहीं, लगना भी चाहिए, सच्चाई यही है। मैं 90% के पीछे क्यों पड़ा हूं, वो नीति लागू क्यों कराई जानी चाहिए, उसका कारण यही है, सच्चाई ये है कि आप कर्मचारी नहीं हो, आप सेवा प्रदाता हो।
आप पूरी संविधान नियमावली आप पढ़िए, आपको सब समझ में आ जाएगा। यदि नहीं समझ में आता तो आपका जो TDS काटा जाता है उसका कोड है 94J, वो क्लाज आप जाके पढ़ लीजिए संविधान में, विधान में इनकम टैक्स का जो पूरा नियमावली है, आपको सब स्पष्ट पता हो जाएगा। मैं इसीलिए 90% के लिए लड़ रहा हूं कि आपको 90% लागू हो जाए तो आप कर्मचारी कहलाने लगो। तो TDS यदि 20,000 के ऊपर आपको साल भर में कोई भी इनकम, कहीं से भी इनकम होती है तो TDS आपका काटा ही जाएगा, आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो साथियों TDS की बात, लेकिन हां यहां पर जो इनने EPF की बात की है, तो जब EPF काटा जा रहा है उसको आप कह सकते हैं EPF काटा जा रहा है तो TDS को बंद कराना चाहिए, लेकिन TDS बंद नहीं हो सकता, ये हम आपको स्पष्ट कर दें। यदि आप कर्मचारी हो जाएंगे तो आपका तो भी TDS कटेगा, पर उसका परसेंट कम हो जाएगा, इतना निश्चित है। साथियों आगे चलते हैं। 9वां पॉइंट, NHM के समस्त संविदा कर्मचारी अधिकारियों को पाठ्यक्रम हेतु एजुकेशन लीव प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है, जो पढ़ना चाहते हैं एजुकेशन लीव होनी चाहिए, मैं भी इसके पक्षधर हूं कि नौकरी जिनको जल्दी मिल गई है या तो लेट भी मिली है और पढ़ना चाहते हैं पदोन्नति के हिसाब से, अभी तो पदोन्नति की व्यवस्था तो यहाँ है नहीं, लेकिन फिर भी जब नियमितीकरण आपका यदि हो जाता है तो भविष्य में तो पदोन्नति के आपके अवसर मिल सकते हैं, तो उसके लिए होना चाहिए ऐसी चीजें। लेकिन वो भी ये जो है तो ये भी सरकार ही कर सकती है, विभाग के पास भी इसका कोई सलूशन नहीं होगा। और 10वां पॉइंट जो है, मध्य प्रदेश के NHM के समस्त संविदा कर्मचारियों अधिकारियों को वर्तमान में 15 दिन का EL दिया जा रहा है उड़ीसा राज्य के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। फिर आप दूसरे प्रदेश में चले गए, आप छत्तीसगढ़ चले गए, हिमाचल प्रदेश चले गए, आप उड़ीसा चले गए, कहां कहां आप जाएंगे, कहां कहां का डाटा आप लेके आएंगे। मध्य प्रदेश में रहिए और मध्य प्रदेश का डाटा ही मध्य प्रदेश में लागू करवा लीजिए। 90% की नीति जो है 4 साल पहले बनी थी, 5वां साल चल रहा है, लेकिन उसको आप लागू नहीं करवा पा रहे हैं। आप उड़ीसा, आंध्रा और दुनिया भर कर्नाटका की बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, यूपी बिहार की बात करेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश की बात आप नहीं करेंगे। गलत है। आप मध्य प्रदेश में जो नियम बने उसको लागू करवाइए, चाहे TDS को लेके हो, EPF को लेके हो, NPS को लेके हो या 90% की नीति को लेके हो। आप यदि दूसरे राज्यों में घूमते रहेंगे तो विभाग आपको घुमाते रहेंगे, या तो फिर आप ही संविदा कर्मचारियों को घुमाना चाह रहे हैं। साथियों हमने जितनी बातें की, यदि कोई काट सकता है तो मैं खुला ऑफर दे रहा हूं, आप कमेंट्स करिए और एक एक पॉइंट जो मैंने बताए हैं यदि मेरे गलत हैं तो आप कमेंट्स में उसको काटिए, लेकिन प्रूफ के साथ, अपने ओपिनियन से नहीं, प्रूफ के साथ आपको काटना पड़ेगा। साथियों लेते हैं इसी के साथ विदा और चलते हैं। हम तो भाई MP में ही रहेंगे, हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है और आपके साथ रह के हमें काम करना है, आपके अधिकारों को दिलाना है। साथियों नमस्कार।